Today I'll discuss about interference. But I'll explain first superposition principle. Then you can easily understand the concept of interference. So what is superposition principle? Superposition principle is when a particle of medium oscillates under the effect of two or more than two waves. Then the resultant displacement will be equal to vector sum of individual displacement by each waves. ओके सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टू वेव है कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दो वेव है, एक वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर और दूसरा वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। वी हैव टू वेव्स, फर्स्ट वन हैव 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड एंड अदर वन हैव 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। बट आपको यहाँ पे करना क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, दो वेव है यहाँ पे, तो दोनों वेव को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो एक को हम लोग मान लिए y1, दूसरे को y2 मान लिए। तो y1 इज टू 2 सेंटीमीटर, y2 इज टू 3 सेंटीमीटर, बोथ आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यू कैन सी हियर, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो दोनों एम्पलीट्यूड किधर है, मतलब y एक्सिस में, मतलब दोनों पॉजिटिव में है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यदि इसका टोटल रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है सो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने के बाद आप किस तरीके से इसको लिखोगे, सो देखो इसका जो इंक्रीमेंट मतलब ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि 2 इसमें ऐड हो गया ना, दिस वन ऐड होने के बाद इतना बड़ा वेव बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। सो वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू, मतलब टोटल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है अब टोटल कितना मिल गया हमको, 5 सेंटीमीटर के बराबर। और स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे दो वेव था, एक का 2 था और एक का 3 था। तो टोटल मिल करके हमारा कितना बन गया 5, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। इसलिए वेक्टर सम हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिए। तो ये इफेक्ट हमको किसका मिला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सुपरपोजिशन के कारण यहाँ पे एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब दो लाइट वेव यहाँ से मान लो इंसिडेंट हो रहा है और दोनों यदि एक जगह पे सुपर इम्पोज होगा तो वहाँ से उसका जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बट वही चीज़ यदि दोनों अपोजिट फेज में होता, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता तब क्या होता। तो देखो दूसरा डायग्राम यहाँ पे कि मान लो 3 सेंटीमीटर वाला वेव हमारा इधर जा रहा है इन दिस वे, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर वाला जो है सो इधर से जा रहा है इस साइड से, नेगेटिव वे से। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज द पॉजिटिव, दिस वन इज द नेगेटिव। देन आप रिजल्टेंट जब इसका कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा, y1 प्लस y2, यही रूल है। तो y1 तो हमारा पॉजिटिव है बट y2 कितना है, -2 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव। देख सकते हो ये नेगेटिव होगा, ये मेरा इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस में सब्स्टिट्यूट हुआ तो इसको 3 - 2 कितना आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। तो देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड घटने पर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है छोटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि हम सिर्फ पॉजिटिव में आपको दिखा दिया, नेगेटिव में भी आप देख सकते हो कि यदि इधर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था कि यदि इधर 5 सेंटीमीटर तो इधर हमको क्या मिलेगा -5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या है, इसमें यदि इधर 1 सेंटीमीटर मिल रहा है तो इसमें -1 सेंटीमीटर मिलेगा। वो तो हम लोग वेव का फंडा जानते हैं कि यदि पॉजिटिव अप साइड है तो डाउन साइड नेगेटिव तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये जो हम लोग सुपरपोजिशन का अफेक्ट यहाँ पे देखें तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि द अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये जो अफेक्ट मिला किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे हम यदि यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है ना, दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो वेव का मिलना, एक जगह पे मिलना, मीटिंग पॉइंट इज द सुपरपोजिशन, ओके। तो वहाँ पे मिलने के बाद उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा था, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डिपेंड कर रहा है कि कब इंक्रीमेंट होगा कब डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होता है दोनों यदि सेम साइड में जाए, पॉजिटिव वे में जाएगा तो दोनों इंक्रीमेंट होगा, और यदि एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव वे में जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो अफेक्ट आपको यहाँ पे दिखा, दैट वन अफेक्ट इज द इंटरफेरेंस। तो वही लिखे यहाँ पे, द अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। इंटरफेरेंस का आप डेरिवेशन देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या है, उसका डेरिवेशन क्या होगा, अब समझने में आपको इजी पड़ेगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से दो वेव को कंसिडर किए हैं। दो वेव है जो स्टार्टिंग हो रहा है S1 और S2 से, मतलब दिस वन द सोर्स ऑफ वेव, दिस वन द सेकेंड सोर्स ऑफ द वेव। वी हैव टू सोर्सेस ऑफ द वेव। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपोज देयर आर 2 पॉइंट सोर्स, दिस वन इज द पॉइंट सोर्स S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d मान लिए हम लोग यहाँ पे। और इसका वेव का जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो वेव ट्रेवल कर रहा है S1 से इस पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है दोनों वेव, ये देखो ऐसे गया वेव, दूसरा वेव यहाँ से गया और इस पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है,
तो ये मीटिंग पॉइंट पे जो इसका डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो यहाँ से ट्रेवल करके जाना पड़ा इसको, तो मान लो वेव यहाँ से कुछ इस तरीके से वेव जा रहा है, तो वो ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस, r1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये अगला वेव जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है दैट वन डिस्टेंस इज द r2, इसका डिस्टेंस r2 है। तो दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग लिख दिए, r1 एंड r2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन। तो स्क्रीन कौन सा है, जहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन कंसिडर कर लें कि इस जगह पे इसका जो भी बनेगा वो बनेगा, इस जगह पे मीट कर रहा है, तो इस जगह पे इसका ये जो पॉइंट है ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वन इज द स्क्रीन। तो ये मेरा स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये कैपिटल डी की बात करोगे तो डी तो आपको दिख भी रहा है कि सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया यहाँ पे, कैपिटल डी के बराबर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हम लोग वेव इक्वेशन लिखते हैं। वेव इक्वेशन हम लोग पहले से भी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही, कि वेव इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वेव इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले फॉर S1, यदि S1 के लिए लिखें मतलब फर्स्ट सोर्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फॉर S1 वेव इक्वेशन इज, वी कैन राइट हियर वेव इक्वेशन, यदि मैं यहाँ पे मानूँ वेव इक्वेशन को E1 से, E1 फॉर S1 ना, E1, तो E1 इज इक्वल्स टू कैपिटल E1, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो E1 साइन, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा 1t माइनस K1 R1 प्लस phi1। अब बोलोगे ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज़ दिखा रहा है, कैसे आया इक्वेशन, तो आपको पता होगा ये इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको पता होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, है ना। इसमें यदि फेज डिफरेंस लोगे तो फाई लगा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से। तो दिस वन इक्वेशन यू नो ऑलरेडी फ्रॉम क्लास 11th एंड आप 11th से ही सारा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, तो 11th से हम लोग इस इक्वेशन को जान रहे हैं। वेव 11th के वेव चैप्टर में इस इक्वेशन को पढ़ना था, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, मतलब ये भी एम्पलीट्यूड है, ये दिस वन इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा 1 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट सोर्स, मतलब इसका जो फर्स्ट वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा 1 है। टी जो है सो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसका पहुँचने का और इसका भी पहुँचने का टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी हो गया, दोनों के लिए टाइम कॉमन है। माइनस K1 इज द वेव वेक्टर, इसको वेव वेक्टर बोलते हैं। R1 इज द डिस्टेंस, देख सकते हो कि इसका सोर्स से स्क्रीन तक के डिस्टेंस है ये, और phi1 इज द फेज डिफरेंस फॉर फर्स्ट। कहाँ से फेज डिफरेंस निकालेंगे, देखो ये यहाँ से निकलेगा हमको, तो यहाँ से सॉरी फेज डिफरेंस ना, तो इसका फेज डिफरेंस कितना है, phi1 मान सकते हैं, इसका phi1 फेज डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कंसिडर कर सकते हो कि मान लो इसका एंगल हम Δ1 मान लें, और यहाँ पे इसका एंगल Δ2 मान लें, कुछ इस तरीके से, तो इसका फेज डिफरेंस जो आएगा, दोनों का फेज डिफरेंस वो किस फाई के बराबर आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वन हमारा आता है E2, यदि दूसरा के लिए हम फोर सोर्स S2 के लिए लिखें, यहाँ पे फोर S2, तो इसके लिए लिखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा इक्वेशन, इसका इक्वेशन मिल जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू E2 दिस वन साइन ओमेगा 2t माइनस K2 R2 प्लस यहाँ पे क्या होगा phi2 दिस वन, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस हम डिफरेंट दिखा रहे हैं, दोनों इक्वेशन के लिए फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ है, इसका फेज डिफरेंस कितना है, phi1 है, इसका फेज डिफरेंस phi2 है। तो ये दोनों हम लोग इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख लिए। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे कि यदि इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करना है, आपको इस इक्वेशन को इजी बनाना है, तो इजी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऐसा करो कि ये जो पूरा ये दिख रहा है ना एंगल, दिस वन एंगल, इस ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दिस वन एंगल रिप्रेजेंटिंग दिस वन एंगल, ये Δ2 दिस वन, तो ये Δ1 को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, और ये Δ2 जिसको माने ये पूरा रिप्रेजेंट इसको कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि दिस वन एंगल इज Δ1, इसको Δ1 मान लेते हैं, और इसको पूरा को मान लेते हैं Δ2। यदि ऐसा मानते हैं तो हमरा यहाँ पे लिखेंगे वेयर Δ1 हमारा क्या है, उसको लिख दो यहाँ पे एक बार। सो Δ1 इज इक्वल्स टू वी हैव ओमेगा 1t माइनस K1 R1 प्लस phi1 दिस वन, एंड Δ2 वी हैव ओमेगा 2t माइनस K2 R2 प्लस phi2, ये दोनों हमारे पास है ओमेगा दिस वन, ठीक है। तो Δ1 और Δ2 हमारे पास मिल गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों जो ऊपर का इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को, मतलब जहाँ पे इस Δ1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन मेरा छोटा हो जाएगा, वो छोटा होने पर किस तरीके से दिखाएगा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे। सो वी कैन राइट दिस वन E1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं E1 वेक्टर
साइन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे लिखाएगा डेल्टा वन ओनली। नेक्स्ट वन E2 वेक्टर, ये क्या होगा E1, मतलब ये हो जाएगा E2 के लिए E2 एम्पलीट्यूड, यहाँ पे लिखाएगा साइन डेल्टा टू, दिस वन। दोनों इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा गया क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा वन मान लिए हैं, इधर इधर इसको डेल्टा टू मान लिए, तो मानने पर कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गया हमारा वेव इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों वेव का इक्वेशन हमारा फर्स्ट वन E1 है और दूसरा E2 है। अब क्या करते हैं हम लोग, बाय वेक्टर एडिशन। यदि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता होगा ऑलरेडी आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R इज इक्वल्स टू A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यदि दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो वेक्टर सम किस तरीके से करोगे, तो वेक्टर सम हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वाई वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन वी कैन राइट हियर टोटली, मतलब यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो टोटल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा ये वाला, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमको टोटल रिजल्टेंट E के बराबर मिलेगा, और यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे लिख दो E1, और नेक्स्ट क्या है E2, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। अब इसका तुम जब रिजल्टेंट निकालोगे, मतलब कि ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, यदि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो, यदि E का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू E1² E2² प्लस 2E1 E2 cos, और एंगल क्या होगा डेल्टा, अब एंगल क्या होगा डेल्टा ले सकते हैं, या तो डेल्टा 2 - डेल्टा 1 ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, डेल्टा 2 - डेल्टा 1 ये एंगल को यहाँ पे बताता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल जो डायग्राम में आप देख सकते हो, एक डेल्टा 2 है दूसरा डेल्टा 1 है, तो हमको यहाँ पे मेन एंगल जो निकालना है वो तो चेंज ऑफ एंगल यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना होता है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा 2 - डेल्टा 1 होगा। इसको यदि समझना है तो किस तरीके से डेल्टा 2 - डेल्टा 1 आ रहा है उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो इसको समझ लेते हैं कि डेल्टा 2 - डेल्टा 1 को किस तरीके से लिखें। आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो वेव जा रहा है ना, एक वेव हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक वेव इस तरीके से जा रहा है, तो इसका बेस हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका बेस ये वाला है, तो दोनों के लिए जो बेस होगा, दोनों के लिए बेस जो होगा वो कॉमन होगा, तो कुछ इस तरीके से एक जा रहा है एक वेव, और दूसरा वेव ये तो हो गया कुछ इस तरीके से, ये मेरा क्या है बेस है, चलो ये मेरा डेल्टा हुआ, दिस वन इज द डेल्टा। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगला जो वेव जा रहा है उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा है, देखो डेल्टा 2 है, मतलब कुछ ये जब जाएगा, मान लो ऐसा करो ना, इस पॉइंट पे ही हम लोग इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो और यहाँ पे बेस बना दो, दिस वन बेस, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा 1 कुछ इस तरीके से। बट अगला जो जा रहा है, अगला ये नीचे से देखो ये वाला, ये जो जा रहा है, तो इस पॉइंट पे तुम क्या करोगे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये मान लो एक और जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये इधर जाएगा इस साइड, तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए वेव 2, तो ये डेल्टा 1 हमको एंगल दे रहा है, और ये जो पूरा बना दिस वन पूरा, ये हमको क्या मिलेगा डेल्टा 2 के बराबर। तो एक्चुअल में हम यदि कैलकुलेट करना चाहें ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कितना है, तो ये पूरा डेल्टा 2 है और ये छोटा वाला डेल्टा 1 है, तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट जो ये क्या मिलेगा, सिर्फ ये दोनों के बीच में हमको मिलेगा डेल्टा 2 - डेल्टा 1। वंस अगेन हम इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो समझो, इस पॉइंट को तुम देखो, इस पॉइंट को यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें तो एक कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक वेव का डायरेक्शन इधर है और दूसरा का जो है वो डायरेक्शन किधर है, ये कुछ थोड़ा सा इधर गया है, तो ये वेक्टर पहला है, पहला वेव, ये दूसरा वेव है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन वेव। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप यदि इसका बेस लेते हो, ये बेस है हमारा, मान लो दिस वन बेस, इसको अच्छी तरीके से समझना, तो इसका एंगल कितना है डेल्टा 1 और इस पूरे का कितना है डेल्टा 2। ठीक है, बट हमको निकालना ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों के बीच में क्या आएगा डेल्टा 2 - डेल्टा 1, तो ये चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, दो वेक्टर के बीच में ही तो एंगल हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट जब कैलकुलेट करते हैं, तो दिस वन विल बी डेल्टा 2 - डेल्टा 1, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए डेल्टा 2 - डेल्टा 1। ओके, नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, तो अब आगे यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो हम लोग जानते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये E1², ये सब जो चीज़ है हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो दिखा रहा है, ये सब क्या है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट E के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तो टोटल एम्पलीट्यूड जो होगा E के फॉर्म में लिखोगे, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में यदि लिखोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि E1² E2² प्लस 2E1 E2 cos डेल्टा 2 - डेल्टा 1।
कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये चीज़ है। अब यदि वही चीज़ आप यदि इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो, इंटेंसिटी ऑफ द वेव के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे? तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी, वी नो ऑलरेडी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह हमारा क्या है, ई है, मतलब टोटल ये वाला देखना पड़ेगा, टोटल क्या है, ई है। तो टोटल इंटेंसिटी जो हमको मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। मतलब आप प्रोपोर्शनलिटी के साथ रखते हो तो एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे आएगा, नो प्रॉब्लम। यदि कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे यदि इस तरीके से लिखना चाहते हो तो इंटेंसिटी जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, के ए स्क्वायर, बट ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ई सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर। तो ये हमको इंटेंसिटी मिला, ठीक है। अब वही चीज़ E1 के लिए तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, E1 के लिए कैलकुलेट करना चाहो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए हमको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट सेम सब के लिए होगा, और ये क्या होगा, E1 स्क्वायर, ये चीज़ मिला। वही चीज़ I2 के लिए सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, के E2 स्क्वायर, दिस वन, ये चीज़ मिलेगा। तो ये चीज़ मिला हमको के E2 स्क्वायर। नेक्स्ट, अब यदि यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि आप चाहो कि हमको सब्स्टिट्यूट किसके जगह पे वैल्यू को करना है, ई के जगह करना है, E1 के जगह, E2 के जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ से क्या करो तुम, E1 को ही ई को ही सब्जेक्ट कर लो, यहाँ पे E1 को सब्जेक्ट कर लो, यहाँ पे E2 को सब्जेक्ट कर लो। तो यदि मैं यहाँ पे ई को सब्जेक्ट करता हूँ तो ई का वैल्यू क्या आएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा आई डिवाइड बाई के, दिस वन, टू द स्क्वायर ना, ए स्क्वायर है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि ऐसा है तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मेरा छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर के फॉर्म में है हमारा, तो स्क्वायर, तो ई स्क्वायर का हमको क्या मिला, आई बाई के मिला। चलो ठीक है, रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट वन क्या है, I1, इसमें देखो, इसमें हमको किसको निकालना है, E1 स्क्वायर को। तो E1 स्क्वायर को यदि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सब्जेक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, I1 डिवाइडेड बाई के। नेक्स्ट वन इसी तरीके से यहाँ पे E2 को यदि सब्जेक्ट करें तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, I2 डिवाइड बाई के। ये तीन चीज़ मिल गया हमको, यहाँ पे सबका वैल्यू मिल गया, ई का वैल्यू ई स्क्वायर का मिल गया, E1 का वैल्यू मिल गया, E2 का मिल गया। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि तुमको E1 और E2 का भी चाहिए। तो E1 और E2 का यदि कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यदि E1 का चाहिए तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, I1 डिवाइड बाई के। तो E1 चाहिए तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू रूट अंडर I1 डिवाइड बाई के, ठीक है। उसी तरीके से E2 चाहिए तो E2 के लिए क्या होगा, रूट अंडर I2 डिवाइड बाई के। तो आपको सब वैल्यू मिल गया यहाँ पे, जितना वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वो सभी वैल्यूज आपके पास है। ये देखो E1 का भी है, E2 का भी है, फिर E2 का स्क्वायर है तो E2 का स्क्वायर का वैल्यू हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे E2 का है, फिर E1 का वैल्यू यहाँ पे है, फिर E का वैल्यू यहाँ पे, तो सब का वैल्यू आपको मिल चुका है। क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो कि दिस वन इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देखते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमको। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो भी लिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 किसके बराबर है, ई के बराबर है। और सबका वैल्यू हमको पता है, ई का वैल्यू कितना हमारा है, ई का वैल्यू है, मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू है, सॉरी, ई स्क्वायर का वैल्यू हमारा है कितना, आई बाई के। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू E1 का वैल्यू है हमारा यहाँ पे, E1 स्क्वायर का ये है I1 डिवाइडेड बाई के, फिर E2 स्क्वायर का वैल्यू है I2 डिवाइडेड बाई के प्लस 2, और यहाँ पे E1 का वैल्यू रूट में ये है हमारा I1 डिवाइड बाई के, और इसका है E2 का I2 डिवाइड बाई के, और यहाँ पे क्या है कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, दिस वन। अब देखो तुम क्या करना है, यहाँ पे आई बाई के हमारा इस साइड है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो कि इससे भी हमको के मिलने वाला है। किस तरीके से मिलेगा वो भी चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। I1 बाई के, I2 बाई के प्लस ये क्या आएगा, 2 रूट अंडर I1 I2 डिवाइड बाई क्या आएगा के, क्योंकि रूट के इंटू रूट के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। तो देखो दोनों साइड से के कॉमन आ रहा है, ये दोनों साइड से के कॉमन आ रहा है तो के क्या हो जाएगा, सारा के हमारा कट जाएगा, कॉमन आ रहा है तो के मेरा क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पे। तो आई का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे,
तो आई का वैल्यू हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही इक्वेशन को हमको यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट करना था। दिस वन इक्वेशन इज फॉर इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस का टर्म कौन सा है, कौन इंटरफेरेंस को के टर्म को बताएगा, यहाँ पे कौन जो मीटिंग जो यहाँ पे वेरिएशन दिखाएगा वही इंटरफेरेंस को टर्म को बताएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हमको ये इंटरफेरेंस का टर्म नहीं बता रहा है, टोटल इंटरफेरेंस का टर्म नहीं बताएगा, मतलब ये टोटल इंटेंसिटी हमको मिल गया। दोनों वेव का जब मिक्सिंग मतलब एक जगह पे सुपर इम्पोज होगा तो टोटल इंटेंसिटी जो वहाँ पे मिलने वाला है दैट वन इंटेंसिटी विल बी दिस, वो इंटेंसिटी जो टोटल मिलने वाला है उसी का इंटेंसिटी ये वाला है आई। ठीक है, वो किस तरीके से कि मान लो दो वेव हमारा है, कुछ एक इधर आई वन वेव इंटेंसिटी वाला है और दूसरा इधर है आई टू इंटेंसिटी वाला, तो हमको रिजल्टेंट यहाँ से मिलेगा दिस वन, मतलब ए आई मिलेगा। तो ए इंटेंसिटी हमको जो मिला वो ए वाला फार्मूला है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि फिर इंटरफेरेंस के टर्म को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, विच वन रिप्रेजेंट द टर्म इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि I1 तुमको नहीं बताएगा, I2 भी नहीं बताएगा क्योंकि इंडिविजुअल बता रहा है। I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वन वेव, I2 भी इंडिविजुअल वेव को बता रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टर्म, पूरा ये टर्म जो है ना ये बता रहा है हमको कौन सा टर्म है, टर्म ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म, ये इंटरफेरेंस टर्म को बता रहा है। क्योंकि देखो एंगल यदि वेरी करेगा, यदि इसका एंगल वेरी करता है तो 100% ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कॉस ये है ना, कॉस डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, दिस वन इंडिकेट्स द इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, आप डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन यदि करोगे, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, तो कुछ ना वैल्यू कुछ ना डेल्टा के फॉर्म में ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा, बट फॉर्म किस में मिलेगा, डेल्टा के फॉर्म में मिलेगा, भले ही छोटा वैल्यू हो। तो आप इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन को आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस डेल्टा, दिस वन। आप कुछ इस तरीके से भी इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस टर्म हमारा कौन बता रहा है, ये वाला इंटरफेरेंस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।